नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए फैटी लीवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसका उद्देश्य रांची लोकसभा क्षेत्र को पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस संबंध में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैटी लीवर की समस्या भारत में गंभीर होती जा रही है और ये भविष्य में महामारी का रूप ले सकती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उन्होंने रांची के लोगों के लिए विश्व प्रसिद्ध लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सरीन के साथ मिलकर सदर अस्पताल रांची में इस बीमारी से बचने के लिए स्क्रीनिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। इस पहल के तहत ILBS और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में रांची में अप्रैल माह से फैटी लीवर की निःशुल्क स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। इस अभियान में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों की स्क्रीनिंग की योजना है। 4 मोबाइल वैन के माध्यम से ये स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस कार्यक्रम के पहले चरण में मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग निःशुल्क की जाएगी। मोबाइल वैन आधारित ये स्क्रीनिंग कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांचीवासियों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि ये कदम रांची को फैटी लिवर मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो उसका हम सब ये काम करेंगे और जैसे मेडिकल अधिकारी, ANM, आशा वर्कर्स और जो देखिए भारतवर्ष का पहला शहर रांची होने जा रहा है। शहर नहीं माने रांची लोकसभा ले ले कि जिसकी इतनी बड़ी मात्रा में लीवर स्क्रीनिंग होने जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो वो है कि फैटी लीवर के लिए जागरूक होना कि आगे केस बढ़े नहीं, उसमें मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। और उसके बाद रांची जिले में प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी जैसे DNO, DFO, DPO, CMO को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन सबको उस दिन हम लोग इसके लिए 30-40 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे और मास्टर ट्रेनर ही 30-40 तो अलग अलग स्लॉट में अलग अलग दिन में। अब एक ही जो रहेगा तो आदमी रोज नहीं कर सकता है, टफ जॉब है। तो उसका हम सब ये काम करेंगे और जैसे मेडिकल अधिकारी, ANM, आशा वर्कर्स और जो हेल्थ सैया उनके साथ। इसके बाद कितनी संख्या आएगी उस पे हम सब डॉक्टर सरीन से बात करके आगे की योजना बनाने वाले हैं, क्योंकि आने वाली इसी महीने में वर्ल्ड लीवर डे भी है। शायद से 18 या 19 को, 18 को ऐसे समथिंग। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसी दिन शुरुआत तो 5 तारीख से हो जा रही है। सदर अस्पताल में बड़ा कार्यक्रम है और हमारी जो लीवर स्क्रीन बसेस भी है वो भी पाइपलाइन में है। एक बड़ा अभियान मैं आप सबको इसलिए बुलाया हूं कि आपके माध्यम से जानकारी, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस, और बड़ी इसमें कोई डरना नहीं है। आपको बस में ही जाना है और आपका वही लीवर की स्क्रीनिंग हो जाएगी और फिर जो ब्लड टेस्ट होगा, जो भी है पैथोलॉजी में, बस में ही, और रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और उसमें फिर उसके बाद सदर अस्पताल में डॉक्टर बैठेंगे और फिर जो उपचार है उसकी उपचार शुरू हो जाएगा। सरायकेला जिले के कपाली OP अंतर्गत कांडर धोरा तामुलिया से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ झगड़े के बाद बेरहम पति ने ब्लेड से हमला कर अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
खरसावां थाना क्षेत्र के रायडी सिलपिंदा निवासी सुखराम मुंडा ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी रविवारी सिंह और 5 वर्षीय बेटे गोलू मुंडा की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटनास्थल से एक ब्लेड बरामद हुआ है, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि घरेलू विवाद के बाद सुखराम ने ब्लेड से गला रेत कर अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना को लेकर इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल है। घटना के संबंध में आरोपी के भाई सोयना मुंडा ने बताया कि जब उसे घटना का पता चला तो वह भाई के घर पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में मकान मालिक को बुलाकर दरवाजा खोला गया। तब तक सुखराम ने पत्नी और बेटे की जान ले ली थी। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाभी को बुला रहा है हमको बचाने के लिए। फिर हम बचाने के लिए आया, उसके पत्ते अंदर से दरवाजे लॉक कर दिए। फिर खोलने के लिए बोल रहा है, उसको नहीं खोल रहे। फिर हम गया रूम मालिक के घर उसको बुलाने, वहाँ पहुँचा भी नहीं, उसको बुला के आ गया इधर मार दिया। फिर उसको आके बोल दिए, उसके बाद दरवाजा खुला दिया। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? क्या किया जगह की पता नहीं, पागल जैसे रहता है। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव ने सरायकेला जिला के गम्हरिया में आयोजित कार्यक्रम में महागठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि झारखंड और सरायकेला जिले में मैया सम्मान योजना का लाभ सभी आवेदकों को नहीं मिल रहा, जिससे सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार से वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए करने की मांग की। अर्जुन यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ते अपराध पर ध्यान देने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि जिला प्रशासन कानून व्यवस्था में असफल है। उन्होंने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का शोषण और सरकार की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह पर रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन लेने और उनके कार्यों की जांच करने की मांग की। इस मौके पर राजद कार्यकर्ता राजकुमार यादव को श्रमिक प्रकोष्ठ का महासचिव मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल है और हम लोग मांग करते हैं सरकार, क्योंकि आज अच्छा संजोग है कि सरकार अपने मामा घर में आने वाले हैं हेमंत सोरेन जी चांडिल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे खुचे मैया सम्मान योजना के जो कैंडिडेट हैं वो 100% सबको दिया जाए और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जो 1000 रुपया है उसको भी बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया जाए। ये राजद अपने स्तर से मांग करते हैं, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई किसी को 2500 मिल रहा है और किसी को 1000 मिल रहा है। जो आदमी वही व्यक्ति एक वोट दिया उसको 2500 मिलता है, वही व्यक्ति एक वोट दिया तो उसको 1000 रुपया मिलता है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि वह जो राशि है 1000 रुपया उसको 2500 रुपया कर दिया। साथ ही इस जिले में अपराध बहुत है, विकास का कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जमीन पर फंड का भी दुरुपयोग हो रहा है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है और ये सरकार का मामा घर है समझिए चांडिल इस जिला में। साथ ही हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जिले में ये एरिया एशिया महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और संजोग से यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास है, जिसका मंत्री माननीय संजय प्रसाद यादव। मैक्सिमम इकाइयों में मिनिमम मजदूरी नहीं दिया जा रहा, इसलिए सरकार और माननीय विभाग के मंत्री इसको सख्ती से पेश आने और जो भी कंपनी मजदूरों का शोषण कर रहा है उसको जांच करवा के और उस पर कार्रवाई करे। और जमशेदपुर पुलिस ने आपराधिक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में गोलमुरी टोला डुंगरी का लवप्रीत सिंह उर्फ पेंडू और सिद्धगोड़ा अमल संक पार्क के पास का रहने वाला बॉबी सिंह शामिल है।
इनके पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और पुलिस का एक बोर्ड बरामद हुआ है। ये लोग 4 पहिया वाहन में पुलिस का बोर्ड लगाकर चलते थे ताकि अपना भौकाल बना सके। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि बिरसा नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी के घर में हुई चोरी के मामले में चोर गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से जगजीत सिंह उर्फ सोनू बदनाम और सतपाल सिंह अरोड़ा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसमें संगठित अपराध से संबंधित कई कांडों का खुलासा हुआ। इस दौरान उनके कई सहयोगियों की संलिप्तता भी सामने आई। उनके निशानदेही के आधार पर कई क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए लवप्रीत सिंह और बॉबी सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व सीताराम डेरा, टेल्को और बिरसा नगर थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। वहीं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक शराब के सेल्समैन से भी हथियार के बल पर लूटपाट और फायरिंग की गई थी। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार लवप्रीत सिंह उर्फ पेंडू का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ गोविंदपुर, मानगो, गोलमुरी समेत कई थाना में मामला दर्ज है। चलिए, आपको याद होगा बिरसा नगर थाना कांड संख्या 26-25 में हमने कुछ लोगों को निवेदन के मामले में जेल भेजा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उसमें कुछ सूचना मिली थी कि इनको पुलिस कस्टडी में लेके इनको पूछताछ करने में कई सारे कांडों का उद्भेदन हो सकता है। तो इसमें हमने सतपाल सिंह अरोड़ा और जगजीत सिंह और सोनू बदनाम को हमने रिमांड पे लिया था और उनसे हमने पूछताछ की थी। इनके निशानदेही पे और इनसे पूछताछ के बाद हमें पता चला तो इसमें करीब आधा दर्जन कांड के हमने उद्भेदन किए और इसमें पहले हमने 2 अरेस्टिंग की है। एक है लवप्रीत सिंह उर्फ पेंडू जो टोला डुंगरी का रहने वाला है और एक है बॉबी सिंह जो कि सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। इनसे हमने बात की, इनका कन्फेशन लिया, पूछताछ की और उसके बेसिस पे हमने जो भी इसमें जब्त किए सामान वो है 2 देशी लोहे का पिस्टल, 5 जिंदा गोली, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल और एक पुलिस का गाड़ी के सामने लगने वाला साइन बोर्ड। इसके अलावा जिन कांडों का उद्भेदन हुआ है आपको याद होगा विगत एक पिछले महीने बिरसा नगर में, टेल्को में और सीताराम डेरा में बैक टू बैक एक बाइक पे 2 लड़कों ने बैठ के छिनतई की थी। उसके बाद सिद्धगोड़ा में एक इंसिडेंट आया था जिसमें शराब के व्यापारी से शराब के बोतल को छीना गया था और हवा में फायरिंग भी की गई थी। और लास्ट ईयर दिसंबर में सरकारी शराब दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो कुल इनसे हमने इतने कांडों का भी उद्भेदन हुआ है और जो गिरफ्तार अभियुक्त है लवप्रीत सिंह उसके ऊपर कुल 9 केसेस हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं, चोरी के, लूट के सभी केसेस हैं, टोटल 9 केसेस हैं। इसमें जो छापामारी की गई थी इसको लीड कर रहे थे डीएसपी मुख्यालय वन भोला प्रसाद एंड उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी जो हमारे सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी है गोलम। इधर सोमवार तड़के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत तामुलिया में अपनी पत्नी और 5 वर्षीय पुत्र की निर्मम हत्या करने वाले सनकी सुखराम मुंडा को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त लोहे का तावा, जीआई पाइप और एक शेविंग ब्लेड बरामद किया है। चांडिल एसडीपीओ अरविंद बिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी शराब का सेवन करता था। बीती रात वह शराब पीकर सोया था। सोमवार तड़के सुबह उसकी नींद खुल गई, तब तक पत्नी सोई हुई थी। इस बीच उसने पत्नी को जगाकर भोजन मांगा। इस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। नतीजन उसने घर में रखे लोहे के तवे से पत्नी के सिर पर गंभीर प्रहार किया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। आक्रोशित हत्या आरोपी सुखराम मुंडा ने 5 वर्षीय बेटे को भी इसी आक्रोश में लोहे के तवे से पीट कर मार डाला। इस निर्मम हत्या के बाद ब्लेड से दोनों के शरीर के कई हिस्सों को काट डाला। इधर मृतक रविबारी एवं उसके 5 वर्षीय पुत्र गोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया है। पाली ओपी थाना दर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि टमुलिया नाम के जगह में अपने पत्नी और बेटे को उसके पति जो सुखराम मुंडा के द्वारा अपने पत्नी और बच्चे को भारी भरकम तावे से मारकर हत्या कर दी। उस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी गए और फिर है कि घटनास्थल से वो हथियार वगैरह जो यूज किया गया था वो बरामद कर लिया गया। साथ ही वो सुखराम मुंडा जो घटना को कारित किया था उसे भी लगभग 2 घंटे के अंदर में उसका भी अरेस्टिंग हो गया। देखिए, हत्या का कारण जो अभी पता चला उसमें था कि चूंकि
ये शराब सेवन का आदी था और चूँकि एक दो दिन से उस काफ़ी शराब पिए हुए रहता है और सवेरे में ये उठता है और इसे भूख बहुत तेज़ सी लगती है। अब खाना पकाने के लिए अपनी वाइफ को उठाता है और जो चूँकि गहरी नींद में सोई हुई थी और उसमें रिस्पॉन्स नहीं करती तो इसको गुस्सा आ जाता है। बस वही तावे से उठाकर सोए हुए अवस्था में अपने पत्नी जिसका नाम रविवारी सिंह और उसका पुत्र जो लगभग 5 साल के था गोलू मुंडा को उसे मारकर हत्या कर दी। प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज की श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक सरहुल पर्व इस साल भी रांची में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित सरना नवयुवक संघ द्वारा सरहुल पूर्व संध्या समारोह में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की भरपूर झलक देखने को मिली। समारोह में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्रों ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सरहुल नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा सरना फूल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। इस समारोह में जनजातीय कलाकारों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सरहुल पर्व को लेकर शहर भर में उत्साह था, जिसमें हरमू सरना स्थल पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान पूजा में प्रकृति के साथ आत्मिक संबंध को मजबूत करने और वर्षा के मौसम के स्वागत के लिए वृक्षों की पूजा की गई। सरहुल पर्व चैत्र माह की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और यह आदिवासी नव वर्ष का प्रतीक होता है। इस दिन प्रकृति को नए जीवन और शक्ति से जुड़ा माना जाता है। अपने नृत्य को प्रस्तुत करने का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग असल में उसी को देखने के लिए आए हैं कितना बेहतर होता है, कितना है हमारे लोगों के द्वारा, पुरखों के द्वारा 100 साल पहले जो था वो कितना बचा है, कंटिन्यू है। और संगीत और नृत्य का महत्व क्या है, उस विषय में चर्चा परिचर्चा होना आवश्यक है। तो इसको हमारे दिमाग में ये लगा कि पूरा जरूर ऐसा प्रोत्साहन होनी चाहिए और जो बातों को हम लोग विश्लेषण कर सकें, इससे बातें होनी चाहिए। तो हमें पता नहीं था कि हमारे सभी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी भी उपस्थित है, बीसी साहब भी उपस्थित है, बाकी सारे सेक्रेटरी सब। हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तब भागीदारी हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग आप लोगों के बारे में इसको लेके चलना, और हम बस इतना ही कह पाएंगे कि ये आपका पहचान है, आप जिस कम्युनिटी के हैं वो उसका पहचान है। तो वो पहचान जितना निखरेगा, जितना चमकेगा, उतना ही आप चमकेंगे। इसलिए मैं जो चीज फील किया हूँ, जैसे इस बार हमने विधानसभा में सभी विधायकों को मानदेय दिया। मानदेय देने के पीछे ये मतलब था कि मैंने कहा कि सिंबॉलिक हम दे रहे हैं सर, क्योंकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समाज डिटोरिएट हो रहा है, इन द सेंस ये कल्चर के मामले में। और कल्चर को जाहिर है कि अब हम यूनाइटेड नेशन से लेकर यूएस नेशन तक पहुंचेंगे तो हमको उसी नाम से पहचाना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। तो इसलिए मैंने माधव को सभी लोगों ने बहुत इसे अप्रिशिएट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि ये अच्छा गिफ्ट है, ये पूरा सोसाइटी को, पूरा झारखंड प्रदेश को देने के लिए अच्छा चीज हुआ। ये सडनली हम लोग का दिमाग में आया कि हमारा डिपार्टमेंट से वैसा चीज हम लोग प्रेजेंट करें जिससे कि एक संदेश जाए पूरे के पूरे राज्य में। तो ये बहुत अच्छा हुआ था। तो इस पूर्वानुमान से हम लोग किस तरह का खेती बाड़ी करेंगे, कब शुरू करेंगे, इसका हम लोग भली भांति अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो आज जो पूजा हो रही है, इसमें जितना भी नया फल फूल जो इस प्रकृति में हम लोगों को मिलता है, जिसको कि हम लोग खाकर हम लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है,
लेकिन उन तमाम फलों को हम लोग तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसको जो चाला यो धर्म सिंह बोंगा इस प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को दिया है, जब तक हम लोग उसके चरण में नहीं चढ़ा लेते हैं, उसका आभार प्रकट नहीं कर लेते, उनको धन्यवाद नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो सभी नए फलों को इस सरना में चढ़ाया जाएगा, इसकी पूजा होगी और उसके बाद से ही फिर हम लोग इस नए नए फलों को हम लोग ग्रहण करेंगे और इस तरह से हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करेंगे। वहीं रांची में 1 अप्रैल को आयोजित होने वाली ऐतिहासिक सरहुल शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय सरना समिति की ओर से आदिवासी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार की शोभा यात्रा में पारंपरिक झांकी के माध्यम से कुछ सामाजिक मुद्दों और झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर मांदर की थाप पर नाचते गाते नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर झांकी में झारखंड सरकार के प्रति विरोध और विरोध प्रदर्शन भी देखा जाएगा। ये विरोध खासतौर पर सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर किया जाएगा, जिसमें आदिवासी समुदाय अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य न केवल आदिवासी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, बल्कि सरकार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करना है। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय एकजुट होकर अपनी मांगों और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इसे लेकर समिति ने सोमवार को अपने कार्यालय परिसर में परंपरा का निर्वहन करते हुए आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार मांदर की थाप पर थिरकते हुए पूर्वाभास किया। कल जो है आदिवासी समाज हेमंत सरकार से जो है अपना नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि सरकार जो है सिरमटोली रैंप के मामले में उदासीन रवैया अपनाया है और बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है और लोग और समाज जो है मन बना चुकी है कि सरहुल के दिन में काला पट्टा हम लोग लगा के हेमंत सोरेन का विरोध करेंगे और यहाँ तक कि तख्तियाँ में भी लिख के और बैनर पोस्टर के माध्यम से भी उसका विरोध जारी रहेगा। झांकिया में भी कुछ वैसा रहेगा विरोध? हाँ, झांकी में भी हेमंत सरकार का दिखेगा जो है सरकार उदासीन रवैया है आदिवासी लोग के मामला को लेकर के, जिसको लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी नाराजगी है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा देखने को मिलेगी आप सभी को और एक शोभा यात्रा के साथ साथ थोड़ा एक एकजुटता नज़र आएगी सब में। जो अभी सिरमटोली रैंप को हटाने को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो उम्मीद है कि सब में वो एकजुटता दिखे और जैसा हर एक साल के भांति इस साल भी एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा। इस बार अलग सरहुल में देखने को यही मिलेगा कि हमारा जो विवाद चल रहा है रैंप को लेके, उसके लिए हम एक आंदोलन के तौर पर भी इस शोभा यात्रा को करेंगे, जो हमारी जुलूस निकलेगी सरहुल की। तो उम्मीद है कि जो हम फाइट कर रहे हैं अभी रैंप को लेकर, वो आने वाले साल के लिए हम बहुत अच्छा कर पाएँ या बचा पाएँ, जो भी उसको मैं बोलूँ। और इस बार जो हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सबकी एकजुटता जो होती है वो सिरमटोली में ही होती है और इस बार हमें उसके लिए काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। इधर लौ नगरी जमशेदपुर में लगातार 16 दिनों तक चलने वाला गणगौर उत्सव हर्षोल्लास के साथ सोमवार की संध्या गणगौर और जवारा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान मानगो स्थित स्वर्णरेखा नदी तट पर विसर्जन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच एवं महिला मंच के द्वारा संयुक्त रूप से नई नवेली गणगौर पूजा करने वाली दुल्हनों को सम्मानित किया गया। मौके पर सामूहिक गणगौर पूजन में 16 श्रृंगार कर शामिल हुई मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने गणगौर का भजन गाते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इससे पूर्व सुबह के वक्त सुहागन महिलाओं ने अपने सुहाग की मंगल कामना और अपार प्रेम पाने के लिए तथा कुंवारियों के मनपसंद पति पाने की कामना को लेकर मां पार्वती की पूजा, गणगौर माता और भगवान शिव की पूजा की। पूजन के दौरान सुहागिनों ने 16 श्रृंगार की सामग्री को चंदन, धूप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौरी माता को अर्पण किया। इसके बाद गौरी जी को भोग लगाया गया। फिर कथा सुनकर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियों ने अपनी मांग भरी।
ये गणगौर अपने समाज की रक्षा और समाज की लंबी आयु के लिए मनाते हैं और इस गणगौर पूजा को करके हम लोग बहुत ही मतलब सुकून हम लोग 16 दिन तक खूब इंजॉय करते हैं, शाम में तंदूरी करते हैं, डांस करते हैं, फिर पार्टी वगैरह करते हैं और दिन अलग ड्रेस पहनते हैं, रोज सुबह पूजा करते हैं, शाम में भी पूजा करते हैं। झारखंड कांग्रेस के संगठन सृजन वर्ष 2025 के तहत 5 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंथन कार्यक्रम में लिए गए निर्णय और कांग्रेस की नीतियों की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। और सीनियर लीडर्स उनका अनुभव बेसिस पर कुछ लीडर्स को रिकमेंड भी कर सके, ये सभी करने के लिए हम सभी को एक गूगल फॉर्म शेयर किया। शिविर मंथन का 5वां दिन 2 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों को, द्वितीय सत्र में प्रदेश मीडिया प्रभारी, चेयरमैन, प्रवक्ता, सोशल मीडिया व जिला प्रवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि चुनाव में परिणाम को मुद्दे और परिस्थितियां बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में आए सुझाव और सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों से जो बातें आई हैं वो विचारणीय हैं और इससे एक सांगठनिक मजबूती की पहल होगी। सकारात्मक विचारों का उपयोग करके हम संगठन को प्रत्येक स्तर पर मजबूत कर सकेंगे। एक वर्ष के अंदर झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ। उम्मीद के अनुसार परिणाम से हम दूर रहे। यदि चुनाव में संगठन के स्तर पर समन्वय में थोड़ी भी चूक होती है तो परिणाम बदल सकते हैं। इस गंभीर स्थिति पर हमें अभी से नजर रखकर कार्य करना होगा। बिकॉज कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के हिस्ट्री के बारे में, हम पब्लिक का कुछ इश्यूज के बारे में बहुत विस्तार रूप से चर्चा किया। वो इश्यूज गवर्नमेंट सॉल्व करना, ऑल दोज इश्यूज पर आज हमारा मुख्यमंत्री से मिल चुका। वो इश्यूज पर हम चर्चा किया और गवर्नमेंट का कमिटमेंट, गवर्नमेंट का अश्योरेंस भी हम लिए वो इश्यूज एट द अर्लीस्ट सॉल्व करने के लिए। और हम ये भी तय करना फाइनलाइज किया, कोऑर्डिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस पार्टी एमएलए नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा गठबंधन एमएलए के साथ पार्टी कैसा कोऑर्डिनेट करना और जेएमएम मिनिस्टर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेट करना, ये इश्यूज पर भी हम आज चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुआ। ये सभी इश्यूज पर हमको क्लियर वे फॉरवर्ड मिला। मेरा आशा ये है, मेरा उम्मीद ये है कांग्रेस पार्टी अगले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी काम करने में इन्वॉल्व होगा। ये सभी स्ट्रैटेजी से कांग्रेस पार्टी को जरूर बल मिलेगा। और सरायकेला जिले के विभिन्न स्थानों के साथ साथ राजबांध ईदगाह मैदान में भी ईद उल फितर की नमाज सुबह 8 बजे अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर। नमाज के दौरान पूरे ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण माहौल देखा गया और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि लोग बिना किसी चिंता के नमाज अदा कर सकें। नमाज के बाद सभी ने अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस अवसर पर मौलाना मुजफ्फर उल इस्लाम कासमी ने अपने संबोधन में कहा, मैं राजबांध मस्जिद और मदरसा का जिम्मेदार हूं और आज तमाम मुसलमानों ने रमजान के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की। सभी ने राजबांध, सरायकेला, झारखंड और पूरे मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। देश की तरक्की के लिए सब ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि वह हमें और इस मुल्क को तरक्की दे। आमीन। ईद के इस खास मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों में उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया और यह आयोजन आपसी भाईचारे और शांति का प्रतीक बना। मैं राजबांध मदरसे का और मस्जिद का जिम्मेदार हूं। आज तमाम मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की और सभी लोगों ने
राजबांध के लिए, सरायकेला के लिए, झारखंड के लिए, पूरे मुल्क के लिए अमन व शांति की दुआ की और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए सभी लोगों ने हाथ उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हमारे इस मुल्क को खूब तरक्कियात से नवाजे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में सरहुल महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान दामोदर सिंह के नेतृत्व में पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज के साथ एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा जाहेथाल से शुरू होकर खुकड़ाडी पेट्रोल पंप तक निकाली गई, जिसमें नृत्य करते हुए लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के अंत में खुकड़ाडी पेट्रोल पंप के समीप साल की शाखा को लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सभी ने एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उमेश सिंह मुंडा, माधव सिंह मुंडा, नाया, राजकुमार, किशोर सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस आयोजन में सबसे पहले जाहिर थान में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का संकल्प लिया और प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। ग्राम प्रधान दामोदर सिंह मुंडा, नीर हिरेंज और बौद्ध मुंडा ने इस अवसर पर कहा कि हम सब प्रकृति के उपासक हैं। यदि प्रकृति है तो हम हैं, इसलिए हमें प्रकृति को बचाए रखना चाहिए। आज हम सरहुल महोत्सव के माध्यम से प्रकृति की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान ये संदेश दिया गया कि हम सब मिलकर अपने आसपास खुशहाली और हरियाली बनाए रखें और प्रकृति की रक्षा करें। पर्व है जो संसार में जीव जंतु के उपजन के बाद और इस प्रकृति के माध्यम से जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है, जिसमें हम मानव जाति भी है। और जब मानव अपनी रोटी कपड़ा मकान की तलाश करते हुए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का एक ऋणी आज के दिन सरहुल अर्थात बहा के रूप में वह प्रकृति को पूजता है। और इस प्रकृति पूजक में हमारे जितने भी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा से नए पेड़ पौधे पत्ते हर चीज़ में नयापन आता है, तो इसीलिए आज हम भी इसी प्रकृति के आधार पर पेड़ पौधे के आकार में नए वस्त्र धारण करते हैं, नए फूलों को हम पूजा में चढ़ाते हैं और इस तरह से नया संदेश समाज में एक नए स्वरूप में हम समाज को देखते हैं, ताकि इस वर्ष हम सुख शांति के साथ अपने काल को बिता सकें। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के कुकड़ाडी गांव में पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम लोग जमशेदपुर पे एक भव्य सरहुल का आयोजन किया गया है। हमारे ग्राम प्रधान महोदय जोहार और इधर है हमारे हरेश साहब और ये हमारे लाइनों मनाते हैं। सरहुल एक हम जो है प्रकृति के द्योतक हैं और इसको रक्षा करने का ही हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ये संसार ऐसा नहीं था, इस संसार को इस तरह से बनाया गया है, परंतु जब हम जैसे ही यहाँ ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बनने के बाद सबसे पहला पूजा जो है ये हमारा सरहुल ही है। बहुत कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई सरहुल कौन कौन मनाते हैं, केवल आदिवासी ही मनाते हैं कि और लोग भी मनाते हैं। वास्तव में ये सरहुल जो है कोई ऐसे मनाने में सहयोग करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो मनाते हैं वो हमारे आदिवासी ही मनाते हैं। 30 दिनों के रोजे के बाद सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर के गंगाड़ी और मुबारक बस्ती समेत अन्य मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार करते नजर आए। इस मौके पर पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह, अनवर अली, प्रधान ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। नमाज के बाद सभी ने देश में अमन, चैन और शांति कायम रखने की दुआ की। इस दौरान ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फॉर्म द्वारा मानवता का संदेश भी दिया गया। मौलाना जाहिद ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अमन चैन बरकरार रहे ताकि देश की तरक्की हो और हम सब मिलकर भाईचारे का संदेश दें। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता और शांति का माहौल कायम रहेगा, जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर हम सभी मस्जिदों में एकजुट होकर देश में अमन, चैन और भाईचारे को कायम रखने की दुआ करते हैं। वहीं इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में सीओ निकिता बाला और कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ उपस्थित थे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया।
पूरे मुल्क में हमारे सब कुछ है, बहुत चीज़ें तरक्की हो रही हैं, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इंसानियत मर रही है। ये हमारी जो प्याम इंसानियत है, अखिल भारतीय मानवता संदेश, ये 1970 से काम कर रही है और हम लोगों का मुसलसल प्रयास ये है। और हम लोगों का क्या है, मुल्क के जितनी भी सिविल सोसाइटी है, सभ्य समाज के लोग पूरे मुल्क में चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे और मुल्क विकसित देशों की तरह हमारा मुल्क भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे पढ़ें, फ़ॉरेन जाएं, वहाँ तरक्की करें। ये हम कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर मज़हब के बुनियाद पर आपस में भेदभाव हो, लड़ाई झगड़ा हो। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए हमारा मैसेज यही है ईद के मौके से कि हम सब मिलजुल कर रहें, सारे धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम और भाईचारे से रहें, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जीवन का मज़ा आएगा, वरना जीने का कोई मज़ा नहीं है। और हम अपने मुल्क में चाहते हैं कि अमन और शांति बनी रहे, यही हमारा संदेश है और इसी के लिए लगातार हमारी प्रयास है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार आती है रमज़ान के बाद, और ईद के माने ही खुशी होती है। ये भाईचारा का संदेश देती है, आपस में मोहब्बत का संदेश देती है। और इसमें ये दुआ किया गया है मस्जिदों में कि देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, यही संदेश देती है। लौनगरी जमशेदपुर में ईद उल फित्र का त्यौहार रविवार को श्रद्धा व उमंग के साथ मनाया गया। शहर के ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान अल्लाह रब की बारगाह में एक साथ हजारों हाथ उठे। सभी ने एक दूसरे की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। पुलिस प्रशासन की ओर से ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जुगसलाई, धतकेड़ी, साक्षी, आमबगान और आजाद नगर ईदगाह में काफी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद देश व विश्व में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। मानगो में ईदगाह मैदान, बारी मस्जिद, इमाम हुसैन मस्जिद, मक्का मस्जिद, बड़ी मस्जिद, साक्षी जामा मस्जिद, आमबगान ईदगाह, मस्जिद रहमान, धातकेड़ी ईदगाह, कीताड़ी मस्जिद ए आकाशा, जुगसलाई एवं मखदुमपुर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नए कपड़े पहनकर इत्र लगाकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। हजारों लोगों ने रब की बारगाह में सजदा किया। ईद के खुतबे में उलमा ने लोगों से अपील की कि वह जिस तरह से अभी तक रमज़ान में अल्लाह की इबादत करते थे, रमज़ान के बाद भी इबादत करना जारी रखें। ईद पर हर तरफ चहल पहल का माहौल रहा। जमशेदपुर के मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में मोहल्लों को सजाया गया था। आज हम लोगों ने जो 30 रोज़ा रखा, ऐसे तो इस साल 29 हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी रोज़ेदार उनको एक तोहफ़ा देते हैं कि तुम लोग खुशी मनाओ, और मेरे जो तोहफ़ा लो जो ईद का होता है, हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक सब मिलजुल कर ईद मना रहे हैं और दिल से दुआ करते हैं कि हमारे देश और जमशेदपुर में अमन चैन रहे। ईद हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, भाईचारे का संदेश रहा। ईद आप बहुत ही अच्छा रहा, प्रशासन का बहुत काफ़ी इसमें सहयोग रहा। रोज़ा भी हम लोग 30 रोज़ा बहुत अच्छे इत्मीनान से रखें, प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ के लोगों का हिंदू मुस्लिम एकता सबका कायम रहा और ईद की नमाज भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अदा किया और हम लोगों ने देश की तरक्की के लिए आपस में भाईचारगी बना रहा। ईद की नमाज में हम लोगों ने इसके लिए दुआ किया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।